Hello everyone, welcome back to my channel, that is Edogenesis Portal. Guys, today I am going to discuss with you a very important topic on molecular basis of inheritance chapter. Before that I want to tell you that I also do coaching for biology. मैं कोचिंग कराता हूँ बायोलॉजी का क्लास 9, 10, 12 का. आपका सीबीएसई का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो क्लास में नीट लेवल कोचिंग भी कराता हूँ. चाहते हैं कि कोचिंग के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये 7002 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर हो गया और ये वाला और एक नंबर हो गया. ईमेल आईडी मेरा ये रहा यहाँ पे trustyourself23@gmail.com. और बाकी जो क्लासेस है जैसे क्लास 8, 9, 10 वो सब क्लासेस का हम इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी जो है वो सब भी हम कोचिंग कराते हैं. तो अगर आप जरूरी समझते हैं तो आप हमें इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं. और बाकी गवर्नमेंट जॉब्स का भी हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, हम कोचिंग कराते हैं. आपको इसके लिए कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे और इस ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. आज का जो वीडियो रहेगा जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा आपका ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, अभी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आपका मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपका मैक्सिमम मार्क्स आता है क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में. और मैं नीट लेवल तक का डिस्कशन भी यहाँ पे करूंगा. ठीक है, ये वीडियो पूरा नीट लेवल स्टूडेंट्स के लिए होगा और क्लास 12 तो होगा ही. तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या है पहले आपको ये समझना पड़ेगा. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फॉर द प्रोटीन प्रोडक्शन. प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एमआरएनए की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं? अभी आप लोग सोच रहे हो कि सर जो लोग नहीं जानते, देखिए प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है सेंट्रल डोग्मा. सेंट्रल डोग्मा. अभी सेंट्रल डोग्मा क्या है? देखिए प्रोटीन को बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका डीएनए के अंदर है. ठीक है, अभी डीएनए के अंदर वो इन्फॉर्मेशन है किस तरह से प्रोटीन बनाया जाए. तो वो डीएनए क्या करेगा? वो इन्फॉर्मेशन आपका एमआरएनए को दे देगा. जी हाँ, डीएनए वो इन्फॉर्मेशन प्रोटीन बनाना का जो है वो एक एमआरएनए बनाएगा. सपोज ये एमआरएनए है, अभी ये एमआरएनए के पास वो इन्फॉर्मेशन चला गया कैसे प्रोटीन बनाना है. अभी ये एमआरएनए क्या करेगा? एक चेन बनाएगा. ठीक है नहीं, एमआरएनए का सीक्वेंस को पढ़ के एक चेन बनेगा जिसे कहते हैं, ये सब बहुत सारे क्या है, ये सब एमाइनो एसिड्स हैं. तो बहुत सारा एक लंबा चेन बनेगा. क्या है यहाँ पे? बहुत सारे एमाइनो एसिड. कौन सा बॉन्ड से लगा हुआ है? पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड से. तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बहुत सारा होगा. तो ये क्या हो गया? पॉलीपेप्टाइड चेन. एमाइनो एसिड बहुत सारा, पॉलीपेप्टाइड चेन, ये क्या हो गया? प्रोटीन. समझ में आ रहा है? तो प्रोटीन इस तरह से बनता है. तो देखिए डीएनए पहले एमआरएनए बनाना पड़ेगा. किस तरह से प्रोटीन बना वो इन्फॉर्मेशन एमआरएनए को देना पड़ेगा. अभी ये प्रोसेस क्या है? अब इस प्रोसेस को कहते हैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन ये वाला प्रोसेस है आपका ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, अब देखिए ये एमआरएनए, अब ये एमआरएनए क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा. एमआरएनए ने प्रोटीन बनाया. इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन. ठीक है, इसे और ये दोनों को मिला के एक साथ कहते हैं सेंट्रल डोग्मा. तो प्रोटीन इस तरह से बनता है. ठीक है, प्रोटीन में सेंट्रल डोग्मा में आपका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूरी है, ट्रांसलेशन. तो आज का टॉपिक रहेगा ट्रांसक्रिप्शन. और ट्रांसलेशन अगर जानना है तो इससे पहले वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ. ट्रांसलेशन का पूरा एक बारीकी से मैंने और एक चीज मैंने यहाँ पे बोला है इंपॉर्टेंट. तो फिर आप वो जाके देख लीजिएगा, ये आई बटन में क्लिक करके वहां पे आप जा सकते हैं. तो फिर चलिए ट्रांसक्रिप्शन के बारे में इतना तो हो गया, हमने इतना जान लिया. आप देखिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो डीएनए का डुप्लीकेशन है, मींस डीएनए रेप्लिकेशन, उससे थोड़ा अलग है. अब देखिए डीएनए तो एमआरएनए बनाता है जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन, वो हमें पता है. अभी डीएनए तो खुद भी और एक डीएनए बनाता है. सोचिए ये डीएनए स्ट्रैंड है. डीएनए में कितना स्ट्रैंड रहता है? 2. तो अभी 2 स्ट्रैंड डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो डीएनए ये दोनों स्ट्रैंड ऐसे सेपरेट हो जाते हैं. सपोज ये ए, ये बी, ये दोनों स्ट्रैंड, फिर ऊपर वाला स्ट्रैंड और एक नया स्ट्रैंड बनाएगा. हो गया ना एक डीएनए. डीएनए में 2 स्ट्रैंड रहता है, बन गया ना 2 स्ट्रैंड. एक डीएनए मॉलिक्यूल बन गया ना. और ये वाला स्ट्रैंड और एक स्ट्रैंड बना दिया तो बन गया ये भी डीएनए. तो देखिए एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया. ठीक है, एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया. तो इसे कहते हैं डीएनए डुप्लीकेशन. डीएनए डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन. आपको पता होगा रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डीएनए. ठीक है, तो यहाँ पे भी डीएनए बनाता है. तो ये हो गया डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन. अभी ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए एमआरएनए बनाता है. तो ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन, इसमें अंतर ये हो गया. ठीक है, अंतर ये हो गया कि आपका डीएनए डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन में डीएनए का दोनों स्ट्रैंड आपका
मतलब ट्रांसक्राइब करता है, कोड करता है, प्रोसेस करता है। पर आपका ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का दोनों स्ट्रैंड एमआरएनए नहीं बनाता, कोई भी एक स्ट्रैंड बनाएगा, ठीक है, कोई भी एक स्ट्रैंड बनाएगा। तो ये हो गया डिफरेंस। और देखिए डीएनए का ये तो हो गया एक डिफरेंस। और देखिए डीएनए का सीक्वेंसेस में हमें पता है, डीएनए का सीक्वेंसेस में क्या होता है, जब एक डीएनए दूसरा डीएनए बनाएगा तो डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसेस है क्या क्या है, वो हो गया आपका, हमें तो पता है ना, एडेनाइन, फिर गुआनाइन, साइटोसाइन और थायमाइन, ये सब हो गया आपका डीएनए में जो बेस पेयर है। तो आरएनए में क्या होता है, ये तो हो गया डीएनए का। आरएनए में आपका एडेनाइन रहता है, गुआनाइन रहता है, साइटोसाइन भी रहता है, पर थायमाइन नहीं रहता है। थायमाइन की जगह में क्या रहता है, यूरासिल, URACIL, यूरासिल। तो ये हो गया डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए डीएनए डुप्लीकेशन में दोनों स्ट्रैंड डीएनए का नया एक स्ट्रैंड बनाता है, बट इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बोथ द स्ट्रैंड विल नॉट कोड फॉर द एमआरएनए, ओनली वन स्ट्रैंड। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है कि अगर डीएनए का दोनों स्ट्रैंड अगर एमआरएनए बना दे, तो फिर सोचिए डीएनए का इस स्ट्रैंड ने एक एमआरएनए बनाया, ये एमआरएनए, और डीएनए का जो और एक स्ट्रैंड था, यहां पे कर देता हूं मैं, डीएनए का जो और एक स्ट्रैंड था वो भी और एक एमआरएनए बना दिया। और कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से, आपको पता होगा कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हमें अगर डीएनए का एक सीक्वेंस अगर पता है, हमें अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस अगर पता है, जैसे यहाँ पे A T C G G A, तो फिर दूसरा स्ट्रैंड का सीक्वेंस हमें ऐसे ही पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि हमें पता है एडेनाइन हमेशा थायमाइन के साथ लगता है, थायमाइन हमेशा एडेनाइन के साथ लगता है, साइटोसिन हमेशा गुआनाइन के साथ लगता है, यहाँ पे ठीक है ना, साइटोसिन हमेशा गुआनाइन के साथ लगता है, गुआनाइन हमेशा साइटोसिन, तो इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्रिटी। अब देखिए अगर डीएनए का दोनों स्ट्रैंड, ठीक है, डीएनए का दोनों स्ट्रैंड अगर एमआरएनए बनाएगा, तो ये एमआरएनए में जो सीक्वेंस होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्रिटी इसमें होगा ना, क्योंकि ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्रिटी है, तो फिर ये एमआरएनए एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। ये दोनों एमआरएनए का जो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण एक दूसरे का असर लग जाएंगे। इसके वजह से क्या होगा, देखिए ट्रांसलेशन प्रोसेस में एमआरएनए चाहिए सिंगल स्ट्रैंडेड, जी हाँ सिंगल स्ट्रैंडेड। टीआरएनए आता है, ये सब प्रोसेस आपको मेरे वीडियो में पिछले वाला मिल जाएगा, आई बटन में दबा के वहां पे आप जा सकते हैं, पूरा ट्रांसलेशन जो प्रोसेस किस तरह से होता है। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए में टीआरएनए आके ये सब सीक्वेंसेस पढ़ता है क्या क्या है, उसके हिसाब से यहाँ पे एमआरएनए एसिड जुड़ते जुड़ते प्रोटीन बनता है। अगर डीएनए का दोनों स्ट्रैंड अगर एमआरएनए बना दिया, तो फिर एमआरएनए तो सिंगल स्ट्रैंड रहेगा ही नहीं, टीआरएनए आएगा या फिर राइबोसोमल आरएनए किसके साथ यहाँ पे लगेगा, सिर्फ टीआरएनए नहीं, यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टीआरएनए आके सीक्वेंस भर नहीं पाएगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस हो नहीं पाएगा, समझ में आ रहा है? तो इसलिए डीएनए का दोनों स्ट्रैंड एमआरएनए नहीं बनाता है, कोई भी एक स्ट्रैंड बनाता है। तो पर दूसरी बात ये कि अगर दोनों स्ट्रैंड अगर एमआरएनए बना दिया, तो फिर अलग अलग स्ट्रैंड डीएनए का अलग अलग प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि अलग अलग सीक्वेंस है अलग अलग एमआरएनए स्ट्रैंड में, तो फिर एक ही डीएनए स्ट्रैंड अलग अलग प्रोटीन बन जाएगा। तो ये पूरा जो कंप्लीट जो मशीन है प्रोटीन बनाने का, ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके लिए डीएनए का कोई एक स्ट्रैंड ही एमआरएनए बनाने में मदद करता है या फिर ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट लेता है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए क्या मशीनरी चाहिए, क्या क्या टूल्स चाहिए, ठीक है। सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपका क्या क्या हो जाएगा। नंबर 1 हो जाएगा स्ट्रक्चरल जीन, प्रोमोटर रीजन, प्रोमोटर, ठीक है। नंबर 2 स्ट्रक्चरल जीन, और नंबर 3 हो जाएगा टर्मिनेटर। ये सब जो सीक्वेंस है एक डीएनए का स्ट्रैंड में रहता है, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में मदद करेगा। अब ये सब होता है क्या, देखिए सोचिए ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। अभी इस डीएनए स्ट्रैंड में ये हो गया आपका 5 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम, डीएनए का स्ट्रैंड का पोलैरिटी, ये हो गया 3 प्राइम, ये हो गया 5 प्राइम। तो हमें आप एक बात याद रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होता है वहां पे एक आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस पॉलीमराइजेशन करने के लिए, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि जैसे ये एक पुराना स्ट्रैंड है, अभी नया स्ट्रैंड यहाँ पे बनेगा, ये ए है तो यहाँ पे टी आएगा, ये जी है तो यहाँ पे सी आएगा, ये जो आएगा और ये नया स्ट्रैंड जो बनेगा इसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है।
तो डीएनए डुप्लीकेशन में अलग एंजाइम चाहिए पॉलीमराइजेशन का, ट्रांसक्रिप्शन में अलग एंजाइम चाहिए पॉलीमराइजेशन का। ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम है इसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमराइजेशन जो करेगा वो आपका 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में करता है। 5 प्राइम 3 जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 5 प्राइम 3 प्राइम में बनेगा, ठीक है ना। तो फिर प्रोमोटर रीजन हो गया यहां पर, प्रोमोटर रीजन हो गया ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल जीन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन ये नाम है, एसजी लिख देता हूं, स्ट्रक्चरल जीन। और ये हो गया आपका टर्मिनेटर रीजन, ठीक है, टर्मिनेटर रीजन, टर्मिनेटर। और ये प्रोमोटर, कुछ सीक्वेंसेस, कुछ सीक्वेंस, ये सब जगह को बोलते हैं, इस जगह को कहेंगे टर्मिनेटर, इस जगह को प्रोमोटर, कुछ सीक्वेंस रहेंगे उसमें। ये है स्ट्रक्चरल जीन जहां पे कुछ अलग सीक्वेंस रहेंगे जो आपका प्रोटीन बनाएगा। तो याद रखिए कि प्रोमोटर का जगह कौन सा होगा, 3 प्राइम या 5 प्राइम, ठीक है, वो होगा 5 प्राइम। वो स्ट्रैंड जो आपका प्रोटीन बना देगा, वो स्ट्रैंड जो आपका एमआरएनए बनाएगा, ठीक है, वो स्ट्रैंड जो आपका एमआरएनए बनाएगा उसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, जैसे ये वाला स्ट्रैंड, ठीक है। क्योंकि आरएनए पॉलीमराइजेशन किसमें करता है मैंने बोल दिया, 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो 3 प्राइम 5 प्राइम जो है ये हो जाएगा आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये हो जाएगा आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट किसे कहते हैं, वो स्ट्रैंड को कहते हैं जो आपका बनाता है, चाहे वो डीएनए का वो स्ट्रैंड, जो एक स्ट्रैंड जो डीएनए का नया एक स्ट्रैंड बनाएगा वो हो गया टेम्पलेट, ठीक है। ठीक उसी तरह ये स्ट्रैंड, जैसे मैंने बोला कि दोनों स्ट्रैंड आपका आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में मतलब पार्ट नहीं लेता, भाग नहीं लेता, कोई भी एक स्ट्रैंड, वो स्ट्रैंड जो आपका लेगा उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, जी हाँ, नॉन कोडिंग, उल्टा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि नॉन कोडिंग है तो फिर ये तो नहीं करेगा, नहीं, टेम्पलेट स्ट्रैंड उसका नाम है तो टेम्पलेट के नाम से आपको पता चलना पड़ेगा। और इसे और एक नाम नॉन कोडिंग भी है। और ये वाला स्ट्रैंड आपका बन गया जो भाग नहीं लेगा आपका ट्रांसक्रिप्शन में, उसे हम कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, जी हाँ, कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड, ACN सेंस स्ट्रैंड। इसका और एक नाम एंटीसेंस भी है, एंटीसेंस स्ट्रैंड, ठीक है। तो फिर ये बहुत ही जरूरी है। देखिए प्रोमोट, ये कौन सा स्ट्रैंड आपका प्रोमोटर मतलब पूछ देता है एग्जाम में कि आपका कौन सा स्ट्रैंड आपका ट्रांसक्रिप्शन में प्रोटीन बनाता है। तो याद रखिएगा जो पॉलीमराइजेशन होगा, जो आरएनए पॉलीमराइज जो नया स्ट्रैंड जो बनाएगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब और एक सवाल ये भी आता है कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है, कौन सा स्ट्रैंड आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करता है, वो हो गया आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और कौन सा स्ट्रैंड एंटी, तो फिर एक अगर पता चल गया ये कोड होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो दूसरा वाला नॉन कोडिंग 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बहुत बार ये पूछता है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, इसलिए मैंने बोल दिया। और ये सब नाम कोडिंग तो है, ठीक है, कोडिंग ये टेम्पलेट है, पर इसे नॉन कोडिंग कहेंगे, ठीक है ना। और ये टेम्पलेट नहीं है, ठीक है, ये टेम्पलेट नहीं है, इसे कोडिंग कहेंगे, ठीक है। ये सब नाम बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब आप लोग लिख लीजिएगा नोट बनाकर, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए अब प्रोमोटर, ये भी सवाल आता है कि जो प्रोमोटर रीजन है वो कौन से मतलब कौन सा पोलरिटी में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ऐसा पूछता है। तो फिर जो आपका प्रोमोटर है वो आपको याद रखिएगा, जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है ना, सॉरी जो कोडिंग स्ट्रैंड है ना, जो भाग नहीं लेगा ट्रांसक्रिप्शन में, उसके हिसाब से नाम दिया जाता है। तो ये आपका जो नॉन कोडिंग जो आपका प्रोमोटर रीजन होगा तो कौन से स्ट्रैंड में है, आप बोलिएगा 5 प्राइम पोलरिटी में है, 5 प्राइम। और आपका टर्मिनेटर जो रीजन है, टर्मिनेटर, वो कौन से पोलरिटी में, वो हो गया 3 प्राइम। अगेन आपको याद रखना है, उस स्ट्रैंड के बारे में सोच के बोलना है, किस स्ट्रैंड का 3 प्राइम, किस स्ट्रैंड का 5 प्राइम, वो स्ट्रैंड जो आपका ट्रांसक्रिप्शन का पार्ट नहीं लेगा, तो वो हो गया 3 प्राइम, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फिर आइए दूसरा हम देख लेते हैं। हमने प्रोमोटर क्या है, स्ट्रक्चरल रीजन क्या है, टर्मिनेटर क्या, मैंने बोल दिया है। अभी प्रोमोटर के बारे में और एक इन्फॉर्मेशन जरूरी है, ये है कि प्रोमोटर के रीजन में यहाँ पे पहला ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। ये प्रोमोटर रीजन में यहाँ पे तो सीक्वेंसेस रहेंगे ना डीएनएस के, तो यहाँ पे जो सीक्वेंसेस रहेंगे, अभी इस सीक्वेंसेस में जो प्रोमोटर रीजन में जो सीक्वेंसेस हैं, उस सीक्वेंसेस को कहते हैं, कुछ सीक्वेंसेस है जिसका नाम है रिकॉग्निशन साइट,
रिकॉग्निशन सीक्वेंस लिख देता हूं मैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। वहां पे कुछ कुछ ऐसा सीक्वेंसेस होगा जो आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। जो आरएनए पॉलीमरेज आएगा आके इस जगह में बाइंड होगा, ठीक है, प्रोमोटर रीजन में यहां पे बाइंड होगा, ठीक है। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहां पे है, ये प्रोमोटर रीजन के अंदर, प्रोमोटर रीजन के अंदर, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल जीन में वो सीक्वेंसेस है जो प्रोटीन बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट टर्मिनेटर रीजन में क्या क्या वो सीक्वेंसेस है जो आपका टर्मिनेट करेगा प्रोसेस, बंद करेगा, ये सब हम बात करेंगे। अब देखिए कोई अगर आपसे पूछे कि जीन क्या है, तो जीन के बारे में ये काफी कॉन्फ्यूजिंग सवाल है, क्योंकि जीन का जो सीक्वेंस वो होता है जो डीएनए का कुछ सीक्वेंस, डीएनए का वो सीक्वेंस जो कुछ कोड करेगा। याद रखिए डीएनए का हर जो सीक्वेंस है प्रेजेंट वो कुछ कोड नहीं भी कर सकता है, वो कुछ मतलब वो एमआरएनए बनाने में मदद नहीं भी कर सकता है, वो प्रोटीन बनाने में मदद नहीं भी कर सकता है, कुछ कोड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। कुछ कुछ सीक्वेंस ऐसा है जो कुछ कुछ बनाएगा, ठीक है, और कुछ कुछ कोड ऐसा है जो कुछ नहीं बनाएगा। अब वो सीक्वेंस जो आपका कुछ बनाएगा, जो कुछ कोड करेगा, उसे कहते हैं सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन, ठीक है। अब ये सिस्ट्रॉन तो हो गया। अभी डीएनए जो प्रोकैरियोट्स के हैं, जो प्रोकैरियोट्स के जो डीएनए हैं वो उसमें आपका जो सिस्ट्रॉन है, ठीक है, वो हो गया पॉलीसिस्ट्रोनिक, बहुत सारा रहता है पॉलीसिस्ट्रोनिक, मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो होगा पॉलीसिस्ट्रोनिक। प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन जो होगा उसमें जो एक डीएनए में जो सिस्ट्रॉन होता है वो बहुत सारा होता है, इसलिए पॉलीसिस्ट्रोन का जो डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शन करेगा उसे हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। सिस्ट्रॉन वो जो सीक्वेंस कोड करेगा। यूकैरियोट्स में है, यूकैरियोट्स का डीएनए को कहते हैं हम मोनोसिस्ट्रोनिक, मोनोसिस्ट्रोनिक, मोनोसिस्ट्रोनिक मतलब उसमें एक ही सिस्टोन रहता है या फिर एक भाग ही आपका ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है, एक तरह का प्रोटीन बनेगा, एक तरह का प्रोटीन। यहाँ पे पॉलीसिस्ट्रोनिक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बन सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन एक साथ बना सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन एक साथ बना सकता है, पर यहाँ पे एक तरह का वन टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, वन टाइप ऑफ प्रोटीन। प्रोकैरियोट्स में जो आपका जो स्ट्रक्चरल जीन है, मैंने प्रोमोटर के बारे में तो बता दिया, प्रोमोटर टारगेट, अभी स्ट्रक्चरल जीन के बारे में जान लेते हैं। अभी स्ट्रक्चरल जीन में जो प्रोकैरियोट्स का जो स्ट्रक्चरल जीन है उसे कहते हैं हम पॉलीसिस्ट्रोनिक। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन वो सीक्वेंस है जो आपका प्रोटीन बनाएगा, जैसे मैंने आपको बोला यूकैरियोट्स जो है, यूकैरियोट्स आपका मोनोसिस्टोनिक होगा, मोनोसिस्टोनिक जीन, वहां पे सिस्ट्रोन बस एक रहेगा। तो यूकैरियोट्स में क्या है, डीएनए जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो क्या बनता है, एमआरएनए। तो डीएनए डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनाएगा, वो बनाएगा एचएनआरएनए। व्हाट इज आवर मोटिव, ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए बनता है ना, यहाँ पे डीएनए से डायरेक्ट बनेगा एचएनआरएनए। फिर एचएनआरएनए एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है, ठीक है, जो प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। तो पहले बनेगा एचएनआरएनए जिसका नाम है हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, उसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपको अच्छे से समझा दूंगा, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। तो उसके बाद हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए बन जाएगा एमआरएनए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस के बाद। फिर एमआरएनए आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस करेगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस मतलब प्रोटीन बनाना। तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन मींस डीएनए से जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा एचएनआरएनए, फिर एचएनआरएनए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, देन एमआरएनए, एमआरएनए से फिर प्रोटीन। तो यूकैरियोट्स में इस तरह से होता है आपका ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, पर प्रोकैरियोट्स में डायरेक्ट डीएनए से एमआरएनए जो एक्टिव है और वो एक्टिव होके मतलब डायरेक्ट आपका जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन वो डायरेक्ट शुरुआत कर सकता है। पर इसमें यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं है, थोड़ा प्रोसेस बाकी है जिसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस कहते हैं। तो आइए अभी देख लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है। तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में आपका इस प्रकार होगा कि वहां पे 3 प्रोसेस रहते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। उससे पहले आपको जानना पड़ेगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए एक एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम एक जरूरी है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, आरएनए पॉलीमरेज। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपका रेप्लिकेशन करता है, उसी तरह से ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करता है, ठीक है, क्योंकि आरएनए बन रहा है। अब देखिए ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रोकैरियोट्स में बस एक प्रकार का पाया जाता है, ठीक है, ओनली वन टाइप। इन प्रोकैरियोट्स ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज आर फाउंड, ठीक है। और ये आरएनए पॉलीमरेज के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज किस चीज से बना हुआ है, उसमें आपका फैक्टर्स रह जाएगा आपका, जैसे देखिए अल्फा 2 अल्फा चेन रहेगा, उसमें बीटा
2 अल्फा, 2 बीटा, 1 ओमेगा और 1 सिग्मा। दीज आर द फैक्टर्स जो आपका आरएनए पॉलीमरेज के अंदर रहता है। इनका फंक्शन भी है, ठीक है। तो आरएनए अभी वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये एंजाइम है, ठीक है ना, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो एक तरह का होता है और जिसमें ये सब फैक्टर्स मिलते हैं। और ये सब आरएनए पॉलीमरेज आपका एक ही आरएनए पॉलीमरेज सब तरह का आरएनए बना सकता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। जैसे राइबोसोमल आरएनए भी वो लोग बनाने आ सकता है, टीआरएनए भी दे कैन फॉर्म, एंड बाकी क्या रह गया, एमआरएनए, है कि नहीं। तो ये सब आरएनए आपका आरएनए पॉलीमरेज एक आरएनए पॉलीमरेज तीनों का तीनों बना सकता है। और ये तीनों का तीनों आरएनए जो है वो तीनों का तीनों ही आपका प्रोटीन बनाने में चाहिए, तीनों का तीनों प्रोटीन बनाने में चाहिए, तीनों का ही रोल है प्रोटीन बनाने में इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो आपको पता चलेगा क्या रोल है। तो अब देखिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिसमें ये सब फैक्टर्स रहेंगे, अल्फा 2, फिर बीटा, फिर ओमेगा, फिर सिग्मा, इसे कहते हैं होलो एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को कहते हैं होलो एंजाइम, होलो एंजाइम, जहां पे ये सब फैक्टर्स का मौजूदगी रहेगा। पर होलो एंजाइम में जब सिग्मा फैक्टर नहीं रहता है, ये सिग्मा फैक्टर जब नहीं रहता है, तब उसे कहते हैं कोर एंजाइम, तब उसे कहते हैं आपका कोर एंजाइम। यहां पे मैं लिख देता हूं एब्सेंस ऑफ सिग्मा फैक्टर। तो एब्सेंट जब आपका होलो एंजाइम में जब सिग्मा फैक्टर नहीं रहता है तो उसे कहते हैं कोर एंजाइम। और एक बात देखिए, ये सिग्मा फैक्टर आपका आरएनए पॉलीमरेज में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इनिशिएशन जो होगा, इनिशिएशन जो ट्रांसक्रिप्शन जो शुरुआत होगा, वो आपका ये एंजाइम बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी, ये फैक्टर आपका बहुत जरूरी है, सिग्मा फैक्टर। यही एक्चुअली ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट करेगा। अगर ये हो तो ही ये इस जगह से, प्रोमोटर रीजन के इस जगह से वो ट्रांसक्रिप्शन शुरू करेगा, ठीक है। बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है ये। अब देखिए इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन प्रोसेस होता क्या है। सोच लीजिए डीएनए का स्ट्रैंड है, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा और एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। अब देखिए ये है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसके अंदर ये सिग्मा फैक्टर है। अब ये सिग्मा फैक्टर जो है वो इनिशिएशन कराने में बहुत जरूरी है। क्यों है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया। वही एक्चुअली आरएनए पॉलीमरेज को बताएगा कि कहाँ पे अटैच होना है डीएनए का, कहाँ पे होना है प्रोमोटर रीजन में। तो ये सिग्मा फैक्टर आपका इनिशिएशन मींस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो ये सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन के लिए बहुत जरूरी है। तो एक बार ये क्या होगा, ये जब यहाँ पे अटैच होगा तो स्टार्ट हो जाएगा। और ये आरएनए पॉलीमरेज का काम ये भी है, तो पहले तो ये खुलना पड़ेगा, ठीक है नहीं। ये जो डीएनए का जो हेलिक्स है, यहाँ पे हेलिक्स है कि नहीं, अभी ये एंजाइम आके डीएनए का जो हेलिक्स होता है उसमें जाके एंजाइम में से अटैच होना पड़ेगा ना, उसके बाद ही तो बनाएगा ना, एक चेन बनेगा आपका एमआरएनए का, या फिर एमआरएनए का ही बनेगा ना, क्योंकि हम प्रोकैरियोट्स पर रहे, डायरेक्ट एमआरएनए बनाएगा। तो पहले तो आपको ये चेन खुलना पड़ेगा। तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आपका चेन खुलने में बहुत मदद करता है, ठीक है। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में आपका ये जो आरएनए है, आरएनए पॉलीमरेज है, वो मदद करता है। और यही आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आपका एमआरएनए भी बनाता है। तो फिर आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन हो गया, फिर आ जाएगा आपका ये इलोंगेशन। अब देखिए इलोंगेशन मतलब क्या होता है कि अब ये सोचिए, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है यहाँ पे जाके लग गया, ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जाके लग गया, सिग्मा फैक्टर जाके लग गया यहाँ पे, सिग्मा फैक्टर होके फिर इलोंगेशन अभी हो रहा है। स्टार्ट तो हो ही गया, तो इनिशिएशन तो हो ही गया। अब ये सिग्मा फैक्टर का काम खत्म। अभी जो ये एंजाइम है, अभी ये है कोर एंजाइम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोर एंजाइम क्या है और होलो एंजाइम क्या है। तो कोर एंजाइम आपका इलोंगेशन कराता है। इलोंगेशन मीन्स ये अभी देखिए यहाँ पे धीरे धीरे चेन बनेगा, ठीक है। अब ये धीरे धीरे यहाँ पे लग गया, अब ये धीरे धीरे ये चेन बन रहा है, ठीक है। ये चेन बन रहा है, किसका, एमआरएनए का चेन बन रहा है। कैसे बन रहा है, ये डीएनए का सीक्वेंस जो है क्या है, सोचिए ए है, तो फिर जी है, यहाँ पे सी है, तो एमआरएनए का यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये सब सीक्वेंस। ए के लिए क्या आएगा, एमआरएनए में थायमिन होता है, नहीं होता है ना, थायमिन की जगह क्या होता है यू, फिर सी, जी है तो जी की जगह में क्या बन जाएगा सी, सी की जगह में क्या बन जाएगा जी। इसी तरह चेन बन रहा है, इसे कहते हैं आपका पॉलीमराइजेशन। अभी देखिए पॉलीमराइजेशन हो गया, पॉलीमराइजेशन हो रहा है और ये चेन भी लंबा हो रहा है, तो इसे कहते हैं इलोंगेशन, जो कोर एंजाइम करता है। वही आरएनए पॉलीमरेज जिसमें सिग्मा फैक्टर नहीं है। तो ये पॉलीमराइजेशन हो गया
और एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो एक साथ तो पूरा चेन में जाके डीएनए को एक साथ खोल के नहीं लगता, क्योंकि उसमें से बहुत सारा एनर्जी चाहिए, इतना एनर्जी रहता नहीं। तो ये डीएनए का छोटा सा एक टुकड़ा, छोटा सा स्ट्रेच के साथ पहले लगेगा, फिर उसको धीरे धीरे इलोंगेशन करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोमोटर रीजन में लगा था, यहाँ पे लगा था, इनिशिएट किया था, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, ये चेन बढ़ा, फिर ऐसा करके टर्मिनेटर रीजन यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो ये इलोंगेशन अभी हो रहा है। तो ये जो पॉलीमराइजेशन जो हो रहा है उसके लिए जो ये जो बेजेस है वो कहां से आ रहे हैं, इसे कहते हैं सबस्ट्रेट। वो आ रहा है स्टोरेज से, जिसका नाम है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सबस्ट्रेट ऑलरेडी मौजूद है, इसका यूज हो रहा है और ये चेन बन रहा है। ये सब ये जो नाइट ये जब जो बेजेस है इसे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, ये आपका डीएनए हेलिक्स में भी मदद करता है तोड़ने में, अनवाइंडिंग करने में, प्लस अटैच होने में। आरएनए पहले बड़ी छोटा सा जगह में अटैच होता है। आई हैव टोल्ड यू, इलोंगेशन खत्म। अब देखिए टर्मिनेशन में क्या होगा। टर्मिनेशन, एक बार ये आरएनए पॉलीमरेज जब टर्मिनेटर रीजन में जाकर पहुंच गया, तब आरएनए पॉलीमरेज में एक फैक्टर था ना, क्या था, अल्फा 2 बीटा ओमेगा, ये सब था कि नहीं, और एक यहाँ पे रॉ फैक्टर। ठीक है, रॉ फैक्टर जो होगा, अब ये रॉ फैक्टर आपको टर्मिनेशन करने में मदद करेगा। फिर ये आरएनए पॉलीमरेज धीरे धीरे ये टर्मिनेटर रीजन में जाएगा, वहां पे जाके जो आरएनए फैक्टर का जो आरएनए पॉलीमरेज का जो रॉ फैक्टर है वो निकल के आएगा, यहाँ पे अटैच होगा, और ये चेन जो है, ये जो आपका चेन है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अभी चेन तो लंबा होगा ना, यहां तक पहुंच गया, तो चेन लंबा हो गया। ये इसे कहते हैं आपका नेसेंट, NESCENT, नेसेंट आरएनए और एमआरएनए हो गया, नेसेंट एमआरएनए फॉर्म हो गया। कौन सा फैक्टर, रॉ फैक्टर मदद करता है, याद रखिएगा, रॉ फैक्टर। एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि प्रोकैरियोट्स में ये आपका ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया, तो एमआरएनए तो फॉर्म हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, ट्रांसलेशन। एमआरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन। एमआरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन। प्रोसेस क्या है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, अब ये ट्रांसलेशन प्रोसेस ये खत्म होने के बाद तुरंत हो जाता है। ये सब प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन में प्रोकैरियोट्स में कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, साइटोसोल, चलिए साइटोसोल कहते हैं, साइटोसोल। अभी साइटोसोल में ये प्रोसेस होता है। कभी आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को कपल कहा जाता है, कपल्ड, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस को कपल कहा जाता है, COUPLED, कपल। क्यों कहा जाता है COUPLED, क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए पहले एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनने के बाद ही तो ट्रांसलेशन होता है ना, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में। वहां पे क्या होता है, एक बार ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ही आपका फटाफट ट्रांसलेशन होता तो है, वो होना चाहिए, प्लस कभी कभी ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने से पहले ही ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। जी हाँ, और आपको पता होगा कि प्रोकैरियोट्स में जो उन लोग का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, तो साइटोसोल और न्यूक्लियर में कोई बैरियर नहीं है, तो वो लोग डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन होने से पहले ही कभी कभार ट्रांसलेशन बनना शुरू कर देता है। NASCENT, नेसेंट एमआरएनए, रॉ फैक्टर टर्मिनेशन मदद, और ये सब। तो गाइस, ये था आपका ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। चलिए देख लेते हैं। सो गाइस, नाउ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में आपको 3 एमआरएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में बस एक आरएनए पॉलीमरेज था, तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 3 हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। तीनों का ही जरूरत है आपका पूरा प्रोटीन बनाने में, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करने में, जिसमें एमआरएनए का फॉर्मेशन करने में। तो फिर आरएनए पॉलीमरेज 1 आपका क्या बनाएगा, 5.8S, ये सब राइबोसोमल यूनिट है। आरएनए पॉलीमरेज 1 5.8S, 18S, 28S और राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। और आरएनए पॉलीमरेज 2 आपका HN आरएनए बनाता है, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, ये HN आरएनए। और आरएनए पॉलीमरेज 3 tRNA बनाएगा, scRNA बनाएगा, ट्रांसफर आरएनए बना देगा। ठीक है, 5S राइबोसोमल आरएनए बनाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है आपका नीट लेवल कोचिंग में, आपको ये सब पूछेगा कि ये scRNA कौन सा पॉलीमरेज बनाता है, HN आरएनए कौन सा पॉलीमरेज बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 1 18S जो है ये कौन सा पॉलीमरेज बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक चीज आपको बताने का चेष्टा कर रहा हूं। तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो फिर आरएनए पॉलीमरेज 3 आपका SNRNA भी बना लेगा। SNRNA का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए।
ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, तो ये सब बनाएगा आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3। तो अभी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा कैसे, वही प्रोकैरियोट्स की तरह इनिशिएशन आपका नंबर 1 स्टेप, फिर इलोंगेशन, फिर टर्मिनेशन। तो ये तीनों प्रोसेस होने के बाद जो एमआरएनए जो फॉर्म होगा, सपोज ये डीएनए है, मैं फिर से डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आपको पता ही है, ये हमने बता ही दिया इनिशिएशन कैसा होता है, इलोंगेशन कैसा होता है, फिर टर्मिनेशन। तो ये टर्मिनेशन होने के बाद सोचिए ये आरएनए डीएनए का स्ट्रैंड है, तो सोचिए ये एमआरएनए फॉर्म हुआ है कि नहीं, सोचिए ये एमआरएनए फॉर्म हुआ है। अब ये एमआरएनए जो फॉर्म हुआ है उसमें आपका कुछ सीक्वेंस ऐसा है जो कुछ कोड करेगा ही नहीं, ये एमआरएनए एक्चुअली है ही नहीं, इसका नाम है एचएनआरएनए, ठीक है। एचएनआरएनए मतलब क्या है, ये हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए एचएनआरएनए फॉर्म करता है। तो इसको हम ये भी कर सकते हैं कि इनएक्टिव आरएनए, इनएक्टिव एमआरएनए बोल सकते हैं ना, इनएक्टिव एमआरएनए बोल देते हैं, ओके, या फिर नॉन फंक्शनल एमआरएनए। अब ये क्या होगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है। ये हो गया 5 एंड, सोचिए ये 5 एंड है, और ये क्या है, सोचिए 3 एंड, और ये क्या होगा, तो फिर ये डीएनए का स्ट्रैंड था 3' to 5'। सोचिए अभी ये 5' to ये हो गया, तो अभी इसमें जो 5 एंड है यहाँ पे आपका केपिंग होगा, जी हाँ, इसे कहते हैं केपिंग। अभी केपिंग क्या प्रोसेस है, केपिंग वो प्रोसेस है जहाँ पे 5 एंड है इस हेटेरोजेनस न्यूक्लियर का, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे 5 एंड में आपका ऐड हो जाएगा, जिस प्रोसेस का नाम है केपिंग। अभी यहाँ पे मैं केपिंग नहीं लिखता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं केपिंग, ठीक है। 5 एंड है, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऐसा ऐड हो जाएगा, इसे कहते हैं केपिंग। और ये बहुत जरूरी है, अगर केपिंग अगर ना हो तो ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है, अभी ट्रांसलेशन आपको अगर समझना है तो फिर से मेरे वीडियो में जाना पड़ेगा, ये आई बटन में जाके आप क्लिक कीजिए, वहां पे आप देख सकते हो। तो ये ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ट्रांसलेशन होता है, जिसमें ये एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो उसमें क्या होता है कि राइबोसोम, ये जो एमआरएनए जब बनेगा ना, उसमें राइबोसोम अटैच होना पड़ता है, फिर आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू होता है। अगर ये केपिंग ना हुआ ना, तो फिर क्या होगा, वो राइबोसोम उसको अटैच नहीं हो पाएगा, वो डिटरमाइन नहीं कर पाएगा राइबोसोम की उसको कहाँ अटैच होना है। तो इसलिए केपिंग ये मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट मदद करता है राइबोसोम को डिटेक्ट कराने में कि भाई कहाँ पे आपको अटैच होना है, कहाँ से आपको प्रोसेस शुरुआत करना है। प्लस ये जो मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो 5 एंड में जो ऐड होगा, उसके लिए एक एंजाइम भी जरूरी होता है जिसका नाम है गुआनाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, गुआनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, गुआनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो केपिंग हो गया। ये जो एचएनआरएनए का जो 3 एंड है, उस 3 एंड में आपका और एक प्रोसेस होगा जिसको कहते हैं आप टेलिंग, ठीक है, टेलिंग और पोलीएडिनाइलेशन, ये और एक प्रोसेस है। सुनिए, ये जो आपका केपिंग हो गया, ये केपिंग जो हो गया और ये जो टेलिंग जो हो गया, इस दोनों प्रोसेस को कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन हो गया भाई, ये डीएनए था और ये डीएनए का स्ट्रैंड से एचएनआरएनए बना है, इनएक्टिव एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन डन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद इस एक्टिव से तो कोई काम नहीं है ना, प्रोटीन तो बनेगा नहीं ना, उसे तो एक्टिव करना पड़ेगा ना, उसके लिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस इज रिक्वायर्ड एंड द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द केपिंग एंड टेलिंग। अब देखिए टेलिंग को पोलीएडिनाइलेशन क्यों कहते हैं। टेलिंग कहाँ पे होता है, कौन से पोलैरिटी में, वो बहुत जरूरी है, याद रखिएगा 3' और आपका केपिंग 5'। अभी टेलिंग और पोलीएडिनाइलेशन, इसमें क्या होता है, ये जो आपका 3' है, यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा एडिनाइन, यहाँ पे आपका बहुत सारा एडिनाइन, करीबन 200 से 300 जो एडिनाइन बेस है, इस एंड में आपका ऐड होता जाएगा, इसे कहते हैं एडिनाइलेशन और टेलिंग। अब देखिए केपिंग और एडिनाइलेशन अगर हो गया है, ठीक है, अभी नेक्स्ट होगा स्प्लाइसिंग। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सोचिए ये जो फॉर्म हुआ है एचएनआरएनए, इसको हम इनएक्टिव एमआरएनए क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ सीक्वेंस ऐसा है जो कुछ कोड करेगा ही नहीं। ट्रांसलेशन में तो कुछ कोड करके एमाइनो एसिड बनाना पड़ेगा ना, फिर ना आपका प्रोटीन का चेन बनेगा। अगर ये सब सीक्वेंस ऐसा है, कुछ सीक्वेंस यहाँ पे ऐसा है, सीक्वेंस यहाँ पे ऐसा है जो कुछ करेगा ही नहीं, कोड ही नहीं करेगा, जिसको कहते हैं इंट्रोन्स, याद कीजिए मैंने बोला है। और जो कोड करता है उसे कहते हैं एक्सोन्स,
तो इंट्रोन्स को अभी रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस रिमूव करने के लिए एक बार आपको याद दिला देता हूं, ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में एक बार में ही एमआरएनए बन जाता है फंक्शनल, क्योंकि वहां पे सबके सब एक्सोन होते हैं, सबके सब कुछ ना कुछ कोड करते हैं, वहां पे इंट्रोन्स नहीं होता। इसलिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस आपका ट्रांसक्रिप्शनल यूकैरियोट्स में मौजूद नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि एमआरएनए है, सब एक्सोन से कोड तो करेगा, क्या जरूरत है। यूकैरियोट्स में जरूरी है, किस लिए? क्योंकि बीच में इंट्रोन्स है। अब इसको रिमूव करना है, कैसे करेंगे? अब इसको रिमूव करने के लिए एक स्मॉल SNURPS याद रख सकते हैं इसे। इसका फुल फॉर्म यह है कि स्मॉल न्यूक्लियर, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, स्नर्फ्स करके आप याद रख सकते हैं। ये लोग आपका इस इंट्रोन्स को हटाने में मदद करेगा। और इस प्रोसेस का हम अभी कर रहे हैं स्प्लाइसिंग। अभी हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो है स्प्लाइसिंग। केपिंग हो गया, टेलिंग हो गया, अभी स्प्लाइसिंग। अब इसको हटाना है। स्प्लाइसिंग कैसे करते हैं देख लीजिए। सोचिए ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, यहाँ पे इंट्रोन्स है। अभी ये सब प्रोटीन्स आएंगे और आके इनको पकड़ के ले जाएंगे, ठीक है, इसको पकड़ के ले जाएंगे। इसको नाम आप स्प्लाइसियोसोम भी कह सकते हैं, स्प्लाइसियोसोम, ठीक है। ये लोग आएंगे, आके इनको पकड़ के ये जा रहे हैं, ये लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं, ठीक है, ये पकड़ के लेके जा रहे हैं इंट्रोन्स को, ये इंट्रोन्स। बाद में ये कैसा बन जाएगा, ये लोग तो सब निकल के चले जाएंगे, ठीक है। ये इंट्रोन्स गया, ये सब क्या है जो कोड करेगा, ये सब सीक्वेंस कोड करेगा, ये सब क्या है कोड करेगा। तो बाद में लास्ट में क्या हो जाएगा, ये रहा सबके सब एक्सोन्स, कोई इंट्रोन्स नहीं है। अब हम इसको क्या कहेंगे भाई, एमआरएनए हो गया। हेटेरोजेनस न्यूक्लियर क्या बन गया आपका, एमआरएनए। पहले क्या था, एचएनआरएनए, अभी हो गया एमआरएनए फंक्शनल, क्योंकि वहां पे सब सीक्वेंस कुछ ना कुछ कोड करेगा। इंट्रोन्स तो भाई है नहीं, फंक्शनल एमआरएनए कहेंगे हम उसको कहेंगे फंक्शनल एमआरएनए, या फिर हम कह देंगे भाई एक्टिव एमआरएनए, या फिर हम कह देंगे भाई मैच्योर एमआरएनए। ये तो था इमेच्योर, क्योंकि एक्सोन था, ये एचएनआरएनए इमेच्योर, डिसफंक्शनल, इनएक्टिव, पर अभी हो गया आपका फंक्शनल, मैच्योर, एक्टिव, ठीक है। ये बस याद रखिएगा ये सब नाम। स्प्लाइसियोसोम जो रिमूव करता है, ठीक है ना, ये प्रोटीन जो स्प्लाइसियोसोम को प्रोड्यूस करके ये सब इंट्रोन्स को मदद करता है, ठीक है। और आपका जो ये था जो आपको डिटेक्ट करने में मदद करेगा, केपिंग, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शनल यूकैरियोट्स में यही है, पहला तो वही इनिशिएशन, इलोंगेशन, फिर आपका टर्मिनेशन, फिर आपका ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस में नंबर 1 हो जाएगा आपका केपिंग। केपिंग में क्या होता है, 5 एंड में आपका मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है, और 3 एंड में क्या होता है आपका टेलिंग प्रोसेस होता है, जिसमें आपका बहुत सारा एडिनाइन ऐड होता है, जिसे पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं प्रोसेस को। उसके बाद होता है भाई स्प्लाइसिंग, जिसमें ये इंट्रोन्स जो मौजूद है उसको हटाया जाता है, ठीक है। सो गाइस, ये कैसा लगा आपको, आप मुझे बताइए। मैं आशा करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है भाई। तो फिर आप जरूर आपको दोस्तों को बताइए, और आप खुद भी इसको सब्सक्राइब कीजिए। उन लोगों को वो भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें। और मेरा जो पेज है फेसबुक में जिसका नाम है एडोजेनेसिस पोर्टल, उसको भी जाके आप देखिए, लाइक कीजिए। अगर आपका कुछ मन में सवाल है वहां पे हम बातचीत कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए, आप वो भी मुझे बताइए। ट्रांसलेशन प्रोसेस आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे बताइए। तो फिर आज के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच।